हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए संस्कृत साहित्य में अगले जो आपके संस्कृताचार्य हैं उनका वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें अगले जो छठ में आपके संस्कृताचार्य हैं वो श्रीहर्ष हैं। इनका समय 12वीं शताब्दी माना जाता है और इनके बारे में ये देखते हैं। यह बृहत्तरी का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। इसमें नल दमयंती प्रणय से लेकर परिणय तक का वर्णन है। बृहत्तरी और लघुत्तरी मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुकी हूँ। बृहत्तरी में ग्रंथ जो लिए जाते हैं वो अलग हैं, लघुत्तरी में जो ग्रंथ लिए जाते हैं वो अलग हैं। बृहत्तरी में मैंने सूत्र आपको बताया था किसने, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नाशे नैषधियम चरतम, ये आपके बृहत्तरी में आएगा। तो श्रीहर्ष का जो ग्रंथ है वो नैषधियम चरतम है, इसलिए बृहत्तरी का तीसरा रत्न माना जाता है। आगे नल दमयंती, नल नायक है, दमयंती नायिका है। प्रणय मतलब प्रेम संबंधों से लेकर विवाह बंधन तक बनने की कथा का वर्णन किया गया है। श्रीहर्ष का समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। पिता हीर तथा माता मामल्य देवी थी। अगला प्रमुख रचना नैषधियम चरतम, और इसमें ये 22 सर्गों में बटा हुआ है। इसमें श्लोक 2830 श्लोक हैं। इसका अंगी रस जो है वो श्रृंगार रस है और जो रीति है वो वैदर्भी रीति है। इसका उपजीव महाभारत का वन पर्व है। यह विद्वानों के लिए औसत माना जाता है। यह काव्य ग्रंथ काशी में रचा गया था। अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके नीचे मैंने अंडरलाइन दी है। एक प्रश्न आपका पूछा जाता है कि विद्वानों के लिए औसत कौन सा ग्रंथ माना जाता है, तो आपको नैषधियम चरतम में निशान लगाना है। इनकी माता और पिता से भी प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, और नैषधियम चरतम में कितने सर्ग हैं इससे भी प्रश्न आ चुका है। और बृहत्तरी का तीसरा ग्रंथ कौन सा माना जाता है इस पे भी प्रश्न आ चुका है। श्रीहर्ष ने स्वयं को अमृत रूपी चंद्रमा कहा है। नैषध बृहत्तरी का तीसरा ग्रंथ है जिसपे मैं चर्चा आप लोगों की कर चुकी हूँ। इसे भी आप लोग अंडरलाइन देंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा आता है और ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नैषध में 19 छंदों का प्रयोग किया गया है। श्रीहर्ष शैव थे, मतलब भगवान शिव को ये मानते थे। नैषधीय चरतम के सर्गांत श्लोकों में भी श्रीहर्ष की निम्न रचनाओं का उल्लेख है। स्थायी विचार प्रकरण, श्री विजय प्रस्तुति, नव साह संचरित, ये चंपू काव्य और जीआईसी प्रवक्ता 2015 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट प्रश्न हुआ। खंडन खंड काव्य अंगला, अर्णव वर्णन अंगला, छिद्र प्रस्तुति अंगला, शिव शक्ति सिद्धि और गौंडो वीर स्कुल प्रस्तुति। इस तरीके से ये नैषधियम चरतम में जो श्लोक आते हैं उसके अंतर्गत कई सारी रचनाओं का उल्लेख किया गया है और इनसे प्रश्न भी कई बार पूछे जा चुके हैं। इस दृष्टि से ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट हुआ। अगले हर्ष, अगले विद्वान हैं राजा हर्ष या हर्षवर्धन। आपको श्रीहर्ष और हर्ष में डिफरेंस याद रखना है। इसी के पहले जस्ट पहले मैंने आपको श्रीहर्ष पढ़ाया, उसके जस्ट बाद में हर्ष पढ़ा रही हूँ, इसलिए कि आप दोनों में जो डिफरेंस है उसको आपस में रिलेट कर पाए और रचनाओं में आप गलत निशान न लगाएं। हर्ष, राजा हर्षवर्धन का समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध है। इन्होंने 3 नाटक लिखे हैं। पहला प्रियदर्श का, दूसरा रत्नावली, तीसरा नागानंद। प्रियदर्श का यह 4 अंकों वाली एक नाटिका है। रत्नावली यह 4 अंकों की एक नाटिका है। नागानंद यह 5 अंकों का नाटक है। तो इस तरीके से राजा हर्षवर्धन या हर्ष ने आपकी 2 नाटिकाएं लिखी हैं और एक नाटक लिखा है, और कितने कितने दोनों में तीनों में अंक दिए गए हैं उसको भी मैंने आप लोगों को बताया है। और इनका समय इम्पोर्टेंट है। श्रीहर्ष का समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध माना जाता है। और जो आगे मैंने आपको श्रीहर्ष पढ़ाया है उनकी रचनाएं अलग है, जिसमें नैषधियम चरतम उनका प्रमुख महाकाव्य है। अगला बाणभट्ट, 8वें आपके संस्कृताचार्य हैं। कादम्बरी की कथा एक जन्म से संबद्ध न होकर चंद्रपीड़ नायक तथा पुंडरीक उसका मित्र की 3 जन्मों से संबंध रखती है। इसलिए आलोचकों ने एक स्वर में कहा है, बाणोच क्षिप्त
जगत सर्वम। आगे, बाणभट्ट सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे। बाणभट्ट के प्रमुख 2 ग्रंथ हैं। पीजीटी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पहला हर्षचरित, ये बाणभट्ट की प्रथम रचना है, और कादम्बरी ये बाणभट्ट की अंतिम रचना है। इसको आप लोग याद रखेंगे। और इनके समय के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। हर्षचरित इनकी पहली रचना, इस हर्षचरित को प्रथम रचना माना जाता है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। आगे में लिख देती हूँ, यह एक प्रथम रचना है। यह प्रथम रचना है किसकी? हर्षचरित की। कादम्बरी, यह बाणभट्ट की अंतिम कृति है। इसमें एक काल्पनिक कथा का वर्णन किया गया है। इसमें चंद्रप्रीड और वैशंपायन के 3 जन्मों का वर्णन है। इस तरीके से मैंने आपको 3 संस्कृताचार आज बताए हैं। इसके आगे आपके 4 संस्कृताचार और रह गए हैं। वो लास्ट वीडियो होगा संस्कृत साहित्य का, उस पर मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगी। आपकी संस्कृत साहित्य फिनिश हो जाएगी। और इतने राइटरों से बाहर जो आपके कोर्स में लगे हुए हैं प्रश्न नहीं जाएगा। टीजीटी पीजीटी हो, केवीएस हो, डीएसएसबी हो आपकी, या एमर्स का जो अभी विज्ञापन आने वाला है वो हो आपका, या आपका एलटी ग्रेड हो, किसी में भी इससे बाहर सिलेबस नहीं जाता है।